रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा व्याकरण तथा लिपि पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 पर है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 भाषा व्याकरण और लिपि। पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी किससे मिलती है? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें किससे मिलती है? मोबाइल द्वारा बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? पुस्तक पढ़ना तथा पत्र लिखना भाषा के किस रूप के उदाहरण हैं? जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सोचकर लिखिए। आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय देते हैं। भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित, भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा, लिपि, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा बोलियां, साहित्य तथा व्याकरण। तो आज के इस वीडियो में हम भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित, भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा, लिपि यहाँ तक कवर करेंगे। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाष शब्द से हुई है। भाष एक धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि है। भाषा क्या है? मानव मुख से, जो मनुष्य है उसके मुख से बोली गई ध्वनि है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। भाषा ही एक ऐसा साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, या कह सकते हैं मनुष्य अपने मन के विचारों या भावनाओं को भाषा के माध्यम से ही आदान प्रदान कर सकता है या एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इसके लिए भाषा को बोलने और लिखने के लिए किनकी सहायता ली जाती है? ध्वनि प्रतीकों की। जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, उच्चारित जो हमारे स्वर हैं, उनको लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, उनकी हमें सहायता लेनी पड़ती है। इन ध्वनि प्रतीकों में शब्द व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनकी सहायता से बोलने वाला या लिखने वाला अपने विचारों को प्रकट कर सकता है तथा सुनने वाला या लिखने वाला उन विचारों को ग्रहण कर सकता है। वस्तुतः भाषा के दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। इस प्रकार भाषा के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। अतः इसकी परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। मन के भावों को या विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? इसका मुख्य पक्ष अभिव्यक्ति
ही है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। अध्यापक बोलकर समझा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं, बालक पत्र लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहा है, नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं। उपयुक्त चित्रों में भावों तथा विचारों को भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप द्वारा समझा और समझाया जा रहा है। सबसे पहले हम मौखिक भाषा पढ़ेंगे। जब बोलकर तथा सुनकर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो पर गीत सुनना, टीवी सीरियलों पर कलाकारों को बोलते हुए देखना और सुनना आदि। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब बोलकर या सुनकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है। जब हम बोलकर या सुनकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, रेडियो पर गीत सुनना, टेलीविज़न टीवी सीरियलों पर जो टीवी सीरियल होते हैं उनमें कलाकार जो बोलते हैं, बोलते हुए आप सभी देखते हैं, उनको सुनना मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा, जब लिखकर तथा पढ़कर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना तथा पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना। जब लिखकर तथा पढ़कर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं, जब लिखकर और उसको पढ़कर अपने मन के भाव विचार, जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको प्रकट किया जाता है तो यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, पत्र लिखना तथा पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना आदि। लिखित भाषा का महत्व। लिखित भाषा का क्या महत्व होता है? लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिए थे उन्हें हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं। भाषा का लिखित रूप ही एक ऐसा साधन है जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित हमारे सगे संबंधियों तथा वांछित व्यक्तियों तक हमारे विचार पहुंचाती है। लिखित भाषा का क्या महत्व है? लिखित भाषा के प्रयोग सिर्फ मानव ही करते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिए थे उन्हें हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं। भाषा का लिखित रूप ही एक ऐसा साधन है जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित हमारे सगे संबंधियों तथा वांछित व्यक्तियों तक हमारे विचार पहुंचाती है। भाषा का लिखित रूप ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में हमारे सगे संबंधी हो या जान पहचान लोग हों या ऐसे व्यक्ति हों जिनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं, उनको हमारे विचार भी पहुंचाते हैं लिखित भाषा के द्वारा। भाषा का आरंभ। भाषा का आरंभ कब हुआ था? कैसे हुआ था? आरंभ में मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता था। आरंभ में जो मनुष्य था वह अपने विचार कैसे प्रकट करता था? संकेतों के माध्यम से या इशारे करता था। वह इशारों से अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा का आरंभ हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? मौखिक भाषा का आरंभ हुआ। लोग बोलकर अपनी बात बताने लगे, अपने विचार प्रकट करने लगे। संकेत शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। संकेत जो थे वह शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण मानव अपनी भाषा को भी वहाँ ले गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण वह मानव जो था वह अपनी भाषा को भी दूसरी जगह ले गया। इस प्रकार भाषाओं के शब्दों में परिवर्तन हुआ और शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। इस प्रकार क्या हुआ? भाषाओं के शब्दों में परिवर्तन हुआ और भाषा शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। अपने भावों तथा विचारों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मानव ने लिखित भाषा का विकास किया। अपने विचारों और भावों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मानव ने लिखित भाषा का विकास किया। भाषा के
अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप कौन कौन से हैं? सांकेतिक भाषा। प्राचीन काल में मानव अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। पुराने समय में, प्राचीन समय में मनुष्य जो था वो अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का, इशारों की सहायता लेता था। जैसे हाथ के इशारे से आने या जाने का संकेत करना। आज भी हम चौराहे पर खड़े सिपाही या रेलवे गार्ड को देख सकते हैं जो अपने निश्चित संकेतों के माध्यम से चलने या रुकने का निर्देश देते हैं। आज भी हम अपने जो हमारे पुलिस हैं, सिपाही हैं, वह उन सबको आप देख सकते हैं, वह संकेत के माध्यम से ही चलने तथा रुकने का निर्देश देते हैं, किंतु यह हमारे भावों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता। सांकेतिक भाषा जो है उससे भावों का पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है, भाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि सांकेतिक भाषा से पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाते हैं भाव, इसी वजह से भाषा के रूप में व्याकरण में इसको, सांकेतिक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से और परिवार में रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जो बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश तथा परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। जिस प्रकार पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले पंजाबी भाषा बोलना सीखता है, उसी प्रकार मराठी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले मराठी भाषा बोलना सीखता है। जिस प्रकार पंजाबी परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ का जो बालक है वह सबसे पहले पंजाबी भाषा बोलना सीखता है, और जो परिवार में, मराठी परिवार में बच्चा जन्म लेगा तो वह सबसे पहले मराठी बोलना सीखेगा। तो वही भाषा का जो रूप है जहाँ सबसे पहले व्यक्ति का, जिस बच्चे का, बालक का जन्म होता है, जिस परिवार और परिवेश के साथ वह रहता है और वहाँ की जो भाषा बोलता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को केवल 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? और आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं। और उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, ओडिया, मलयालम, मराठी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, उर्दू, नेपाली, संथाली और संस्कृत। यह क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्र हुआ था भारत, तब उसके बाद प्राप्ति के पश्चात उसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो देश के राजकाज में, कार्यालयों में प्रयोग की जाती है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 343वें अनुच्छेद के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। अतः 14 सितंबर को प्रतिवर्ष
भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं। भारत के अधिकांश लोग, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वह हिंदी के माध्यम से ही अपने सारे कार्य करते हैं, जिसके कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। इसी कारणवश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी स्वीकार की गई है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्यों में शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी का मानक रूप। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का मानक रूप क्या है। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः इसके प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी। इसलिए इसमें एक रूपता लाना अति आवश्यक समझा गया। इस दृष्टि से हिंदी को मानक बनाने का कार्य किया गया। आज भाषा का मानक रूप ही सभी भारतवासियों द्वारा अनुकरणीय है, अतः हमें भारत का मानक रूप ही अपनाना चाहिए। भारत में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। भारत में एक ही वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं, किंतु ऐसे में जब उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाए तो वह उस वर्ण या शब्द का मानक रूप कहलाता है। जैसे अमानक रूप और मानक रूप। यहाँ पर हम उसके मानक रूप भाषा के और अमानक रूप समझेंगे। आई यहाँ पर आप देखेंगे अमानक रूप है। मानक रूप इसका क्या है? आई। दंड इसका मानक रूप है दंड। चाहिए यह अमानक रूप है और मानक रूप इसका क्या है? चाहिए। हुआ यह अमानक रूप है और इसका मानक रूप है हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी पढ़ेंगे। अब हम संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे कच्चा पाई हटाकर, पक्का घुंडी आधा करके, और चिन्ह जो है वह हलंत लगाकर। संयुक्त वर्ण जो है वह कैसे लिखे जाते हैं? पाई हटाकर लिखे जाते हैं या घुंडी घुमाकर लिखे जाते हैं। घुंडी को आधा कर लिखा जाता है और या फिर हलंत लगाकर लिखा जाता है, जो संयुक्त वर्ण लिखे जाते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक करके तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे रोहित ने संज्ञा उसने और सर्वनाम उसके। यह क्या है? यह कारक चिन्ह हैं, संज्ञा शब्दों से पृथक करके तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाते हैं। जो कारक शब्द हैं वह कैसे लिखे जाते हैं? संज्ञा शब्दों से पृथक किए जाते हैं। संज्ञा शब्द जो होते हैं उससे अलग कर दिए जाते हैं और सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाते हैं। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। अव्यय कैसे लिखे जाएंगे? पृथक, अलग लिखे जाएंगे। जैसे आपके बाद, वहाँ तक अव्यय जो होंगे वो पृथक करके लिखे जाएंगे। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे। श्री और जी जो हैं वह भी आधे लिखे जाएंगे। जैसे श्रीमान, शर्मा जी। रि ल र का
हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाएगा। जब हिंदी की वर्णमाला मानक वर्णमाला लिखी जाएगी उसमें री, ल और ल को स्थान नहीं दिया गया है। कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक माने जाएंगे, जैसे गर्मी, गर्मी। यह दोनों रूप जो हैं वह मानक माने जाएंगे, जैसे दर्जी, दर्जी। यह दोनों रूप हैं, यह मानक माने जाएंगे, यह सही होंगे। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। शब्द के अंत का जो हलंत है वह हिंदी में लुप्त हो चुका है या गायब हो चुका है, जैसे विद्वान, अर्थात, सन आदि। यह सभी इसमें क्या है, हलंत का जो चिन्ह है वह लुप्त हो गया है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्थ, अर्थ आदि। तत्सम शब्दों के जो तीन व्यंजन के संयोग की स्थिति होती है उसमें द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है। द्वित्व मूलक जो व्यंजन है वह लुप्त हो गया है, मतलब हट गया है, उसे ना लिखने की, उसे नहीं लिखेंगे तो इस पे हमें छूट मिली है। जैसे हमें लिखना है अर्थ, अर्थ, अर्ध में हम दा हटाकर उसे अर्ध लिख सकते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा। पूर्वकालिक प्रत्यय जो है कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे दौड़ कर, खा कर, पी कर। यह सभी क्या है, यह मिलाकर लिखा जाएंगी, क्रिया से मिलाकर लिखी जाएंगी। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। क्रिया विशेषण अव्यय जो हैं य और व, इनकी जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जा सकता है, जैसे गई, गई, नई, नई, हुआ, हुआ, किए, किए आदि। नई, नई, हुआ, किए आदि मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, दायित्व आदि में या के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्हों का प्रयोग होगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है। अतएव बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वह लिपि कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी भिन्न भिन्न लिपियां हैं। भारत में कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि अलग अलग हैं, जैसे हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है, कोंकणी भाषा की देवनागरी लिपि है, नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि है, जर्मन भाषा की रोमन लिपि है, फ्रांसीसी भाषा की रोमन लिपि है तथा बंगाली भाषा की बांग्ला लिपि है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं।
जो मौखिक भाषा के लिए कुछ इस विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं लिखने के लिए, वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की ध्वनियाँ और वर्ण अलग होते हैं, उसी प्रकार उनकी लिपि भी अलग होती है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की, जो हम भाषा बोल रहे हैं, उनकी ध्वनि अलग अलग, ध्वनि और वर्ण अलग होते हैं, उसी प्रकार उनकी लिपि, लिखने की जो लिखने का ढंग है, वह भी अलग ही होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भाषा व्याकरण और लिपि के अंतर्गत उसके कुछ भाग पढ़े, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा भाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित, भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा और लिपि। शेष भाग हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।